क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में हर डिसीजन एक गैम्बल जैसा लगता है? कभी हम सही चॉइस बना लेते हैं, तो कभी छोटी छोटी गलतियां बड़े रिग्रेट्स में बदल जाती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि डिसीजन मेकिंग भी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों की गहराइयों में उतरते हैं और उनमें छिपे विजडम को आपकी लाइफ से जोड़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द डिसीजन बुक की, जिसे मिकाइल क्रोगरस और रोमन टी शैपलर ने लिखा है। यह किताब उन टेक्निक्स और फ्रेमवर्क्स के बारे में बताती है जो आपकी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लाइफ डिसीजंस को इंप्रूव कर सकती है। हम इस कहानी में अमन की जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसा इंसान जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन जब उसे सही माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज मिलती है तो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगती है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अमन की कहानी, जो आपको सिखाएगी कि सही डिसीजंस कैसे लें, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करें और अपनी सोच को कैसे स्मार्ट बनाएं। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अमन एक यंग प्रोफेशनल था जो अपनी जॉब और पर्सनल लाइफ में सही डिसीजंस लेने में स्ट्रगल कर रहा था। हर बार जब उसे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता तो वो ओवरथिंक करता और किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाता। एक दिन उसने द डिसीजन बुक पढ़ने का डिसीजन लिया और उसमें आइजनहावर मैट्रिक्स के बारे में जाना। इस मॉडल में डिसीजंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, अभी करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, प्लानिंग की जरूरत है। नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, दूसरों के लिए जरूरी लेकिन आपके लिए नहीं। नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, अवॉइड करना बेस्ट है। वॉट इज इंपॉर्टेंट इज सेल्डम अर्जेंट एंड वॉट इज अर्जेंट इज सेल्डम इंपॉर्टेंट। ड्वाइट आइजनहावर। अमन ने सोचा, शायद मेरी लाइफ भी इसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है। मैं हमेशा अर्जेंट चीजों पर फोकस करता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम नहीं निकालता। अब उसने अपने डेली टास्क्स की लिस्ट बनाई और आइजनहावर मैट्रिक्स अप्लाई किया। कुछ ही दिनों में उसे रियलाइज हुआ कि वो मोस्टली नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट कामों में फंसा रहता था, जैसे अननेसेसरी ईमेल्स और बिना प्लान किए हुए मीटिंग्स। धीरे धीरे उसने इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क्स पर फोकस करना शुरू किया, जैसे नई स्किल्स सीखना, नेटवर्किंग करना और फ्यूचर गोल्स पर काम करना। फिर एक दिन उसे एक बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी का पता चला। पहले वो इसे इग्नोर कर देता, लेकिन अब उसने इसे इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट कैटेगरी में रखा और पूरे फोकस के साथ इंटरव्यू की तैयारी की। जब फाइनल इंटरव्यू हुआ तो उसने अपना बेस्ट दिया और गेस व्हाट, उसे जॉब मिल गई। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अमन एक यंग प्रोफेशनल था जो अपनी जॉब और पर्सनल लाइफ में सही डिसीजंस लेने में स्ट्रगल कर रहा था। हर बार जब उसे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता तो वो ओवरथिंक करता और किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाता। एक दिन उसने द डिसीजन बुक पढ़ने का डिसीजन लिया और उसमें आइजनहावर मैट्रिक्स के बारे में जाना। इस मॉडल में डिसीजंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, अभी करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, प्लानिंग की जरूरत है। नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, दूसरों के लिए जरूरी लेकिन आपके लिए नहीं। नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, अवॉइड करना बेस्ट है। वॉट इज इंपॉर्टेंट इज सेल्डम अर्जेंट एंड वॉट इज अर्जेंट इज सेल्डम इंपॉर्टेंट। ड्वाइट आइजनहावर। अमन ने सोचा, शायद मेरी लाइफ भी इसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है। मैं हमेशा अर्जेंट चीजों पर फोकस करता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम नहीं निकालता। अब उसने अपने डेली टास्क्स की लिस्ट बनाई और आइजनहावर मैट्रिक्स अप्लाई किया। कुछ ही दिनों में उसे रियलाइज हुआ कि वो मोस्टली नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट कामों में फंसा रहता था, जैसे अननेसेसरी ईमेल्स और बिना प्लान किए हुए मीटिंग्स। धीरे धीरे उसने इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क्स पर फोकस करना शुरू किया, जैसे नई स्किल्स सीखना, नेटवर्किंग करना और फ्यूचर गोल्स पर काम करना। फिर एक दिन उसे एक बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी का पता चला। पहले वो इसे इग्नोर कर देता,
लेकिन अब उसने इसे इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट कैटेगरी में रखा और पूरे फोकस के साथ इंटरव्यू की तैयारी की। जब फाइनल इंटरव्यू हुआ तो उसने अपना बेस्ट दिया और गेस व्हाट, उसे जॉब मिल गई। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। अमन एक नई जॉब में आ चुका था, लेकिन उसे अभी भी अपने बारे में कई डाउट्स थे। क्या वो सही करियर पाथ पर था? क्या वो सच में अपने पोटेंशियल को पहचान पाया था? एक दिन उसने द डिसीजन बुक में जौहरी विंडो मॉडल के बारे में पढ़ा। यह मॉडल सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प करता है और बताता है कि हम खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। जौहरी विंडो के 4 हिस्से होते हैं। ओपन एरिया, जो चीजें आपको और दूसरों को पता होती है। ब्लाइंड स्पॉट, जो दूसरे जानते हैं लेकिन आपको खुद के बारे में पता नहीं होता। हिडन एरिया, जो आप जानते हैं लेकिन दूसरों को नहीं बताते। अननोन एरिया, जो ना आपको पता है न दूसरों को। टू ग्रो यू मस्ट रिवील योरसेल्फ टू योरसेल्फ। अमन ने सोचा, शायद मेरी ब्लाइंड स्पॉट्स मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। मुझे दूसरों से फीडबैक लेना चाहिए। अब उसने अपने कोलीग्स और पुराने दोस्तों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? पहले तो उसे थोड़ी हेजिटेशन हुई, लेकिन जब रिस्पॉन्सेज आए तो वो चौंक गया। उसके सीनियर्स ने कहा, तुम स्मार्ट हो लेकिन कभी कभी ओवरथिंक करके डिसीजन डिले कर देते हो। उसके दोस्त बोले, तुम क्रिएटिव हो लेकिन कभी कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। अमन को समझ आ गया कि उसकी ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है। अब उसने 2 चीजें करने की ठानी। क्विक डिसीजन मेकिंग पर काम करेगा, सेल्फ एक्सप्रेशन को इंप्रूव करेगा। धीरे धीरे वो ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने लगा और अपनी स्किल्स को पॉलिश करने लगा। 1 महीने बाद उसकी कंपनी में एक प्रेजेंटेशन का मौका आया। पहले वो अवॉइड करता, लेकिन इस बार उसने हिडन एरिया को ओपन एरिया में बदलने की ठानी। जब उसने स्टेज पर कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखी तो सबने उसे सराहा। उसे महसूस हुआ कि अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टू ग्रोथ। चैप्टर 3, गोल सेटिंग एंड मोटिवेशन। अमन अब अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा चुका था, लेकिन एक नई प्रॉब्लम उसके सामने थी। लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना। वो अक्सर गोल्स सेट करता, लेकिन कुछ ही दिनों में मोटिवेशन खत्म हो जाती और वो बीच में छोड़ देता। एक दिन उसने द डिसीजन बुक में स्मार्ट गोल्स मॉडल के बारे में पढ़ा। यह मॉडल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। स्मार्ट गोल्स का मतलब होता है एस, स्पेसिफिक, लक्ष्य क्लियर और डिफाइन होना चाहिए। एम, मेजरेबल, आपको प्रोग्रेस ट्रैक करनी होगी। अचीवेबल, लक्ष्य रियलिस्टिक होना चाहिए। आर, रेलेवेंट, आपके लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा होना चाहिए। टी, टाइम बाउंड, लक्ष्य के लिए डेडलाइन फिक्स होनी चाहिए। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। एंटोइन डी सेंट एक्सुपेरी। अमन ने सोचा, शायद मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं वे गोल्स सेट करता हूं जिनका कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता। अब उसने स्मार्ट मॉडल को अप्लाई करने का फैसला किया। उसका ड्रीम था कि वो अपनी कंपनी में लीडरशिप रोल तक पहुंचे। उसने अपना गोल इस तरह डिफाइन किया। स्पेसिफिक, मैं अगले 6 महीनों में लीडरशिप स्किल्स डेवलप करूंगा। मेजरेबल, हर हफ्ते 2 लीडरशिप बुक्स पढ़ूंगा और एक मेंटर से फीडबैक लूंगा। अचीवेबल, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा। रेलेवेंट, ये मेरे करियर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम बाउंड, 6 महीनों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट लाना है। अब हर हफ्ते वो अपना प्रोग्रेस चेक करता। पहले 2 हफ्तों में ही उसने देखा कि वो पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड हो गया था। एक दिन उसकी कंपनी में एक न्यू प्रोजेक्ट आया जिसके लिए लीडरशिप क्वालिटीज की जरूरत थी। अमन ने बिना हेजिटेट किए इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसने अपनी लर्निंग्स अप्लाई की और कुछ महीनों बाद उसे टीम लीड बना दिया गया। उसने सीखा कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन सही गोल सेटिंग से सक्सेस पॉसिबल है। चैप्टर 4, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। अमन को अपनी लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव करने के बाद एक और चैलेंज फेस करना पड़ा, टाइम मैनेजमेंट। वो अक्सर मल्टीपल टास्क्स में उलझा रहता और दिन के अंत में उसे लगता कि उसने ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया। एक दिन उसने द डिसीजन बुक में द परेटो प्रिंसिपल 80/20 रूल के बारे में पढ़ा। इस प्रिंसिपल के अनुसार हमारी 20% एक्टिविटीज 80% रिजल्ट्स देती है। यानी अगर सही चीजों पर फोकस किया जाए तो कम समय में ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। फोकस ऑन दी फ्यू थिंग्स दैट ट्रूली मैटर एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट। अमन ने सोचा,
मैं अपनी एनर्जी बहुत सारी चीजों में वेस्ट कर रहा हूं, जबकि मुझे सिर्फ उन टास्क्स पर फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। अब उसने अपने पूरे दिन का एनालिसिस किया और देखा कि उसके बहुत से घंटे अनप्रोडक्टिव टास्क्स में वेस्ट हो जाते हैं, जैसे अननेसेसरी ईमेल्स पढ़ना, बिना जरूरत की मीटिंग्स में बैठना, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना। उसने परेटो प्रिंसिपल को अप्लाई किया और अपने काम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। हाई इंपैक्ट टास्क्स 20%, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, टीम मैनेजमेंट, लर्निंग न्यू स्किल्स। मीडियम इंपैक्ट टास्क्स 30%, रूटीन वर्क, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन। लो इंपैक्ट टास्क्स 50%, ईमेल्स, रैंडम मीटिंग्स, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। अब वो हर दिन अपने 80% एनर्जी सिर्फ हाई इंपैक्ट टास्क्स पर इन्वेस्ट करता। धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। कुछ हफ्तों बाद उसकी कंपनी में एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट प्रोजेक्ट आया। पहले वो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट से बचने की कोशिश करता, लेकिन अब उसने इसे अपनी प्रायोरिटी बना लिया। उसने सिर्फ वही टास्क्स किए जो रियल इंपैक्ट डालते थे, और इस बार उसका काम पहले से ज्यादा इफेक्टिव निकला। उसने सीखा कि ज्यादा काम करने से ज्यादा जरूरी सही काम करना है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। अमन की प्रोडक्टिविटी पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन उसे एक और समस्या का सामना करना पड़ा। जल्दी और सही डिसीजंस कैसे लिए जाएं? जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता, वो हफ्तों तक सोचता रहता और अंत में या तो सही डिसीजन नहीं ले पाता या बहुत देर कर देता। एक दिन उसने द डिसीजन बुक में दी ओओडीए लूप के बारे में पढ़ा। ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जिसे फास्ट और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए बनाया गया है। ओओडीए लूप के 4 स्टेप्स होते हैं। ऑब्जर्व, सिचुएशन को ध्यान से देखो। ओरिएंट, अवेलेबल ऑप्शंस को समझो। डिसाइड, बेस्ट ऑप्शन चूज करो। एक्ट, तुरंत एक्शन लो। स्पीड इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। अमन ने सोचा, शायद मैं डिसीजंस लेने में ज्यादा टाइम लगाता हूं, इसलिए अपॉर्चुनिटीज मुझसे छूट जाती है। अब उसने ओओडीए लूप को अपने जीवन में अप्लाई करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद उसकी कंपनी में एक नई टीम बनाई जा रही थी और मैनेजर को एक स्ट्रांग लीडर चाहिए था। पहले वो इस तरह के चैलेंजेस से बचता था, लेकिन इस बार उसने ओओडीए लूप अप्लाई किया। ऑब्जर्व, उसने देखा कि ये एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओरिएंट, उसने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज किया। डिसाइड, उसने तय किया कि उसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। एक्ट, उसने मैनेजर से बात की और खुद को इस रोल के लिए वॉलंटियर किया। अमन को इस टीम की लीडरशिप मिल गई और कुछ महीनों में उसने प्रूव कर दिया कि वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। अब उसे समझ आ गया था कि जल्दी और सही डिसीजंस लेना एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है। चैप्टर 6, ओवरकमिंग मेंटल बियासेस। अमन अब जल्दी डिसीजंस लेने लगा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कई बार उसके फैसले इमोशंस और प्री कंसेप्शन से इन्फ्लुएंस हो जाते थे। वो कई बार सही ऑप्शंस को नजरअंदाज कर देता क्योंकि उसका दिमाग कुछ पुराने पैटर्न्स को फॉलो करता था। एक दिन उसने द डिसीजन बुक में कॉग्निटिव बियासेस के बारे में पढ़ा। ये बियासेस हमारे सोचने के तरीके को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं और हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकते हैं। योर माइंड क्रिएट्स शॉर्टकट्स, बट नॉट ऑल शॉर्टकट्स लीड टू द राइट पाथ। अमन ने सोचा, शायद मेरे डिसीजंस लॉजिकल नहीं, बल्कि मेरे दिमाग में बनी हुई धारणाओं पर बेस्ड होते हैं। सबसे कॉमन कॉग्निटिव बियासेस जो उसने नोटिस किए। कंफर्मेशन बायस, जो चीजें हम पहले से मानते हैं, हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन खोजते हैं जो उन्हें सपोर्ट करे। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अपनी एबिलिटीज को जरूरत से ज्यादा आंकना। एंकरिंग बायस, पहली इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होना। अब उसने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। जब भी उसे कोई बड़ा डिसीजन लेना होता, वो खुद से 3 सवाल पूछता। क्या मैं सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को देख रहा हूं जो मेरी सोच को कंफर्म करते हैं? क्या मैं अपने एबिलिटीज को ज्यादा आंक रहा हूं? क्या मैं सिर्फ पहली मिली जानकारी पर डिपेंड कर रहा हूं? एक दिन उसे एक नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का ऑफर मिला। पहले वो जल्दी डिसीजन ले लेता, लेकिन इस बार उसने खुद से ये 3 सवाल पूछे। उसने पाया कि वो सिर्फ उन रिपोर्ट्स को पढ़ रहा था जो स्टार्टअप के फायदे दिखा रही थी, जबकि रिस्क फैक्टर्स को नजरअंदाज कर रहा था। उसने एक्स्ट्रा रिसर्च की और पाया कि स्टार्टअप फाइनेंशियल ट्रबल में था। अगर उसने पहले की तरह इमोशनल डिसीजन लिया होता तो उसे बड़ा लॉस हो सकता था।
अब उसे समझ आ गया कि हमारा दिमाग हमें धोखा दे सकता है, लेकिन सही सवाल पूछकर हम खुद को बचा सकते हैं। चैप्टर 7 द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। अमन अब सही डिसीजंस लेने में माहिर हो गया था, लेकिन उसे एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा, नेगोशिएशन। जब भी उसे किसी डील पर बात करनी होती या सैलरी बढ़ाने की बात आती, वो हेजिटेट कर जाता। उसे लगता कि वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाता और सामने वाला सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता। एक दिन उसने द डिसीजन बुक में द बटना मॉडल के बारे में पढ़ा। यह नेगोशिएशन में सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी मानी जाती है। बटना का मतलब है बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट, यानी नेगोशिएशन से पहले यह पता होना जरूरी है कि अगर डील नहीं बनी तो आपका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा। द वन हु इज प्रिपेयर्ड हैज ऑलरेडी वन हाफ द बैटल। अमन ने सोचा, शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं नेगोशिएशन में बिना प्रिपरेशन चला जाता हूं। अब उसने बटना को अप्लाई करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद उसकी कंपनी में अप्रेजल मीटिंग हुई। पहले वो बिना तैयारी के जाता और जो भी ऑफर मिलता उसे एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन इस बार उसने 3 स्टेप्स फॉलो किए। सेल्फ असेसमेंट, उसने अपनी स्ट्रेंथ्स और अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाई। मार्केट रिसर्च, उसने इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन और एवरेज सैलरी का डेटा कलेक्ट किया। बेस्ट अल्टरनेटिव, अगर उसे अच्छा हाइक नहीं मिला तो वो जॉब स्विच करने के लिए तैयार था। मीटिंग के दौरान एचआर ने उसे 10% सैलरी हाइक का ऑफर दिया। पहले वो इसे मान लेता, लेकिन इस बार उसने कामली नेगोशिएशन की। अमन, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि कंपनी मेरी मेहनत को वैल्यू कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेरे रोल के लिए 20% हाइक जस्टिफाइड है। एचआर, हमारे बजट कॉन्स्ट्रेंट है, लेकिन हम देख सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। अमन, मैं समझता हूं, लेकिन मेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए मैं बिलीव करता हूं कि 15-20% इंक्रीज फेयर होगा। थोड़ी बातचीत के बाद एचआर ने उसे 18% हाइक अप्रूव कर दी। अब उसे समझ आ गया कि नेगोशिएशन सिर्फ डिमांड करने का नाम नहीं, बल्कि सही डेटा और स्ट्रैटेजी के साथ बातचीत करने की स्किल है। चैप्टर 8 मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। अमन को नेगोशिएशन में सफलता मिलने लगी थी, लेकिन एक नई समस्या सामने आई, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना। ऑफिस में टीम मेंबर्स के बीच आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे और कई बार उसे खुद भी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस का सामना करना पड़ता। पहले जब भी कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन होती, वह या तो अवॉइड कर देता या डिफेंसिव हो जाता, लेकिन इस बार उसने द डिसीजन बुक में द थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मोड के बारे में पढ़ा। इस मॉडल के अनुसार कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के 5 तरीके होते हैं। कंपीटिंग, अपनी बात मनवाने की कोशिश करना। अवॉइडिंग, कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करना। अकोमोडेटिंग, दूसरे की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। कॉम्प्रोमाइजिंग, दोनों तरफ से थोड़ा एडजस्ट करना। कोलैबोरेटिंग, दोनों पार्टीज के लिए बेस्ट सोल्यूशन निकालना। अ कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। अमन ने सोचा, मैं हमेशा अवॉइडिंग या कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच लेता हूं, लेकिन मुझे कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली मैनेज करना सीखना होगा। कुछ दिनों बाद उसकी टीम में 2 मेंबर्स के बीच प्रोजेक्ट को लेकर आर्ग्यूमेंट हो गया। पहले वो इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन इस बार उसने कोलैबोरेटिंग अप्रोच अपनाई। काम अप्रोच, उसने दोनों को सेपरेटली सुना और उनकी प्रॉब्लम्स समझी। कॉमन गोल आइडेंटिफाई करना, उसने उन्हें याद दिलाया कि उनकी अल्टीमेट गोल प्रोजेक्ट को सफल बनाना है। म्यूचुअल अग्रीमेंट, उसने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जो दोनों के पर्सपेक्टिव्स को बैलेंस करता हो। इस तरीके से ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ, बल्कि टीम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। अब अमन को समझ आ गया कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से भागने के बजाय उन्हें सही तरीके से हैंडल करने की जरूरत होती है। चैप्टर 9 स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अमन अब कॉन्फ्लिक्ट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर रहा था, लेकिन एक और चैलेंज उसके सामने आया, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्ट्रेटेजिकली सॉल्व करना। ऑफिस में कई बार ऐसे सिचुएशंस आती जहां उसे क्विक सॉल्यूशंस चाहिए होते, लेकिन वो चीजों में उलझ जाता। एक दिन उसने द डिसीजन बुक में द आइजनहावर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। ये एक पावरफुल टूल है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट। What is important is seldom urgent, and what is urgent is seldom important. आइजनहावर मैट्रिक्स 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होती है। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, डू नाउ, तुरंत करने वाले क्रिटिकल टास्क्स। नॉट अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट,
प्लान इट। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी चीजें, अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, डेलीगेटेड, ऐसी टास्क्स जो किसी और को असाइन की जा सकती है। नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, एलिमिनेटेड, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। अमन ने सोचा, शायद मैं हर चीज को अर्जेंट समझकर खुद को अननेसेसरी प्रेशर में डाल रहा हूं। अब उसने इस मैट्रिक्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। केस स्टडी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एट वर्क। एक दिन उसकी कंपनी में एक बड़ी प्रॉब्लम आई। क्लाइंट प्रोजेक्ट डेडलाइन पास थी, लेकिन हाफ टीम लीव पर थी। पहले वो पैनिक कर जाता, लेकिन इस बार उसने स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से काम लिया। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम। कोर इशू यह था कि अवेलेबल रिसोर्सेस कम थे। स्टेप 2, आइजनहावर मैट्रिक्स अप्लाई की। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, क्लाइंट कम्युनिकेशन और कोर प्रोजेक्ट टास्क्स। नॉट अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म हायरिंग स्ट्रैटेजी। अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग, जिसे जूनियर टीम मेंबर्स को डेलीगेट किया। नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, अननेसेसरी मीटिंग्स को कैंसिल किया। स्टेप 3, एक्सिक्यूट विद क्लैरिटी। टीम को क्लियर प्रायोरिटीज दी और फोकस बनाए रखा। रिजल्ट्स, ड्यू टू स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हुआ और अमन को सीनियर मैनेजमेंट से अप्रिशिएशन मिला। अब उसे समझ आ गया था कि हर प्रॉब्लम का सलूशन पॉसिबल है, बस उसे सही अप्रोच से सॉल्व करना जरूरी है। चैप्टर 10, द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अमन अब डिसीजंस लेने, कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी बेहतर हो गया था। लेकिन एक चीज थी जो उसे अभी भी खलती थी। वो अक्सर बिना सोचे आगे बढ़ जाता और पास्ट मिस्टेक से लर्न करने का मौका खो देता। एक दिन उसने द डिसीजन बुक में द रिफ्लेक्टिव साइकिल मॉडल के बारे में पढ़ा। यह मॉडल बताता है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखकर खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। ग्रोथ कम्स नॉट फ्रॉम एक्सपीरियंस अलोन बट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस। रिफ्लेक्टिव साइकिल के 5 स्टेप्स। व्हाट हैपेंड, सिचुएशन को क्लियरली एनालाइज करना। व्हाट वेंट वेल, सक्सेसफुल एक्शंस को पहचानना। व्हाट वेंट रॉन्ग, मिस्टेक्स और चैलेंजेस को समझना। व्हाट कैन बी इंप्रूव्ड, फ्यूचर में बेटर अप्रोच डेवलप करना। व्हाट इज द प्लान, नए इंसाइट्स को एक्शन में लाना। अमन ने सोचा, अगर मैं हर महीने अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करूं तो मैं खुद को और बेहतर बना सकता हूं। अमन्स रिफ्लेक्शन प्रोसेस। अब उसने एक हैबिट डेवलप की। हर महीने के अंत में 30 मिनट निकालकर अपने मेजर डिसीजंस, मिस्टेक्स और लर्निंग्स पर रिफ्लेक्शन करना। एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंड, एक बार उसने बिना पूरी रिसर्च किए एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट लिया और क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पाया। व्हाट वेंट रॉन्ग, उसने क्लाइंट की जरूरतों को ठीक से नहीं समझा था। व्हाट कैन बी इंप्रूव्ड, फ्यूचर में क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में समझने के बाद ही कमिटमेंट करेगा। व्हाट इज द प्लान, हर प्रोजेक्ट से पहले एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर तैयार करेगा। रिजल्ट्स, अमन को लगा कि यह हैबिट उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अब वो डिसीजंस लेने से पहले ज्यादा थॉटफुल अप्रोच अपनाने लगा। उसे समझ आ गया कि सिर्फ काम करते जाना काफी नहीं, हमें समय समय पर खुद को एनालाइज करके इंप्रूव करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी अमन की कहानी जो द डिसीजन बुक की पावरफुल स्ट्रैटेजीज से इंस्पायर्ड थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, बल्कि सही सोच और रिफ्लेक्शन से हम अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। ग्रोथ कम्स नॉट फ्रॉम एक्सपीरियंस अलोन बट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस। द डिसीजन बुक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स लेकर आऊं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई किताब की विजडम के साथ। तब तक के लिए अपने डिसीजंस वाइजली लें और अपनी जिंदगी को स्मार्टली डिजाइन करें। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड and keep designing your life. Until next time, take care.